हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट का नाम है एंटीसिपेटरी बेल। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने क्यों वाले हैं। रिसेंटली अभी एक दो दिन पहले 19 नवंबर को यहाँ पर कोर्ट ने एक मलयालम एक्टर सिद्दीकी को एंटीसिपेटरी बेल जो है अलाउ की, और ये बेल अलाउ की है इसमें चार्जेस थे रेप केसेस। तो जनरली ऐसा होता है कि जब एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है तो उसमें ऑफेंस का नेचर जो है वो देखा जाता है, उसके बाद ही उसे बेल ग्रांट की जाती है। तो इस केस में हम थोड़ा सा इस केस के बारे में देखेंगे, फिर हम अपने कॉन्सेप्ट पे जंप करेंगे। इस केस में कोर्ट ने ये बोला शी हैड कॉरेज फॉर एफबी पोस्ट बट कांट अप्रोच पुलिस फॉर 8 years। ठीक है, तो ये जो पूरा ऑफेंस हुआ था जैसा एलिज किया गया है 2016 में। 2016 में जो विक्टिम थी यहाँ पे उसने ये बोला कि उसके साथ ये पूरा इंसिडेंस हुआ। उसके बाद 2-3 साल बाद अराउंड 2018 के आसपास उस विक्टिम ने, यहाँ पे जो विक्टिम है गर्ल है, उसने एफबी के थ्रू एफबी पे पोस्ट किया और काफ़ी तकरीबन 10-15 लोगों पर यहाँ पे जो है एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने उसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया, रेप किया। तो इस तरह के एलिगेशंस लगाए और इन एलिगेशंस के बाद जो है इस साल 2024 में एक केस फाइल किया अगस्त में। तो यहाँ पर कोर्ट ने इन सारे ग्राउंड्स को, जो सर्कमस्टांशियल और फैक्चुअल ग्राउंड्स थे, सबको देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल जो है वो ग्रांट की है। इस केस के जब जजमेंट आप पढ़ रहे होंगे तो आपने इसमें एक वर्ड और देखा होगा, इंटरिम बेल। जो यहाँ पर ये है एक्टर सिद्दीकी, ये पहले इंटरिम बेल पर बाहर थे और उसके बाद उनकी इंटरिम बेल को एब्सोल्यूट किया गया, जिससे उनकी जो बेल है वो एंटीसिपेटरी बेल उन्हें ग्रांट हुई। तो अब हम ये सारे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन जो है आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और वीडियो के एंड में तो मैं आपको बता ही दूंगी। तो ये क्वेश्चन है, यू आर हियरिंग एन एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल, द अक्यूज्ड हैज फाइल्ड द एप्लीकेशन बट द पुलिस हैज ऑब्जेक्टेड, विल यू ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल। यहाँ पे इसमें आपको अपना, आप कमेंट सेक्शन में जो भी आप आंसर दें आप उसके साथ अपना रीज़न भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं जो भी यहाँ पे वीडियोस अपलोड करती हूँ उसकी पीपीटी आपको अगर चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, भावना एजुकेशन डायरी। इसके रिगार्डिंग आपकी कोई और क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं बेल क्या होती है। जनरली क्या होता है, कोई भी अक्यूज्ड जब ऑफेंस करता है, किसी पर्सन ने इस तारीख को ऑफेंस किया, उसे अरेस्ट किया जाता है और फिर उसका जो है आगे का प्रोसीजर चलता है। अरेस्ट होने के बाद जो उसे क्या होता है, बेल मिलती है। ठीक है, वो होती है रेगुलर बेल। हमारी पहली बेल का टाइप जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है रेगुलर बेल। तो जनरली जो है रेगुलर बेल आपको ग्रांट कब होती है, जब किसी पर्सन ने क्या किया है, ऑफेंस किया है। ऑफेंस करने के बाद वो अरेस्ट हुआ है, अरेस्ट होने के बाद वो क्या करता है, बेल के लिए अप्लाई करता है। बेल के लिए उसे अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पर जैसे कि बेलेबल ऑफेंस होता है 436 में, ये सीआरपीसी का है, तो उसमें क्या होता है, पुलिस भी आपको बेल दे सकती है। और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो यहाँ पे सेक्शन 437 और 439 ऑफ सीआरपीसी में आपको कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट कर सकती है। ये ध्यान रहे, नॉन बेलेबल ऑफेंस में, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो आपको बेल ग्रांट करे। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर सेकेंड टाइप की हमारी जो बेल है वो इंटरिम बेल है, जो इस सेक्शन में हम पढ़ रहे थे। तो इंटरिम बेल जनरली क्या होती है, एक शॉर्ट टाइम के लिए ये एक टेम्परेरी रिलीज़ होता है अक्यूज्ड का, पे रोल की तरह नहीं होता है ये। तो ये टेम्परेरी रिलीज़ होता है। मान लीजिए इसमें पर्सन जो है वो अरेस्ट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है और अगर उसे नहीं भी अरेस्ट किया गया तो उसकी जो है यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन पेंडिंग है। ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन पेंडिंग है। ठीक है, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि इस पे जो है वो ऐसे चार्जेस से या ऐसे एफआईआर हुई है जिसमें वो अरेस्ट हो सकता है, तो वो यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। तो जब तक उसकी वो एप्लीकेशन पेंडिंग है वो इंटरिम बेल की एप्लीकेशन भी लगा सकता है। और यहाँ पे जो है इंटरिम बेल की एप्लीकेशन अरेस्ट होने के बाद कैसे लगती है,
जैसे कि इसको मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो में भी बताया था कि जैसे कि एक पर्सन है, वो अरेस्टेड है, इस डेट को अरेस्ट हो गया, अचानक से उसके घर में, वो अभी अरेस्ट चल रहा है, उसके भी बेल की एप्लीकेशन मंजूर नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके घर में क्या होता है, कुछ किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई मान लीजिए किसी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है, या उसके बेटे की या उसकी बेटी की शादी होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि उसकी बेल की एप्लीकेशन अभी अलाउ या डिसमिस नहीं हुई है, उस पर मान लो सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है, कुछ भी है लेकिन बेल नहीं मिली है। तो यहाँ पर क्या है, वो इंटरिम बेल की एप्लीकेशन लगाएगा, और इंटरिम बेल एक तरह से अर्जेंट एप्लीकेशन लगाएगा, और कोर्ट उस पर तुरंत सुनवाई करेंगे, और उसके बाद जो है उसे इंटरिम बेल ग्रांट की जा सकती है। इंटरिम बेल सबसे पहले एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते किसी भी लिमिटेड टाइम के लिए कोर्ट ग्रांट करता है। तो इंटरिम बेल ये होती है। इसके बाद यहाँ पे हमारी आती है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल जो है, इसका ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो डिफ़ॉल्ट बेल कब ग्रांट होती है और ये होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन है यहाँ पर, तो उसको जब उसने ऑफेंस किया है और उसे पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे विदिन 24 आवर्स उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर करवाना होता है। तो जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराया जाता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट को लगता है उसके खिलाफ क्या बन रहा है, ऑफेंस बन रहा है। तो मजिस्ट्रेट क्या करती है कि उसको बेल नहीं देती विदिन 24 आवर्स, और वो 14 दिन के पुलिस कस्टडी में रहता है। पुलिस कस्टडी में रहने के बाद कोर्ट जो है उससे क्या करती है, फिर उसके बाद जुडिशल कस्टडी में भेज देती है। तो फ्रॉम द डे वन यहाँ पे एक टाइम होता है एज पर सेक्शन 167। सेक्शन 167 का जो सबसेक्शन 2 है ऑफ CRPC, वो ये कहता है कि 90 डेज़ का टाइम होता है। अगर कोई ऑफेंस जो है वो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उसकी इम्प्रिजनमेंट एटलीस्ट 10 ईयर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको कितने टाइम का, उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, 90, ठीक है। ऑफेंस मोर देन 10 ईयर्स है, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है दैट, ऐसे ऑफेंसेस में क्या टाइम पीरियड रहेगा, 90 डेज़, और बाकी रेस्ट ऑफ द ऑफेंसेस में 60 डेज़, ठीक है। अगर 90 और 60 डेज़ में जो पुलिस है वो चार्जशीट फाइल नहीं करती, तो ऐसे केस में अक्यूज्ड के पास जो है एक बेल का राइट जो है वो बनता है, एक बेल का राइट आता है, और उस राइट को हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल का राइट, ठीक है। तो मान लीजिए नेक्स्ट डे 60 डेज़ तक पुलिस ने कोई भी चार्जशीट नहीं दी, उसके बाद नेक्स्ट डे अक्यूज को क्या करना पड़ेगा, बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन ये एक डिस्क्रेशनरी पावर है कोर्ट की, कोर्ट ग्रांट भी कर सकता है, नहीं भी ग्रांट कर सकता। तो जनरली देखिए ऐसा होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, अगर कोर्ट सबको बेल ग्रांट कर देती 60 और 90 डेज़ के कॉन्सेप्ट को देखते हुए, तो यहाँ पर जेल बहुत ज़्यादा खाली होती, लेकिन ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए इसके लिए क्या होता है कि जैसे कि 60 या 90 डेज़ का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जब तक पुलिस, बहुत सारे ऐसे मामलों में होता है पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है। आप प्रैक्टिकली जाके कोर्ट में देखोगे तो बहुत सारे, इतने सारे अक्यूज्ड होते हैं, इतने सारे ऑफेंडर्स होते हैं जो क्या होते हैं, जेल में बंद होते हैं पता नहीं कितने टाइम से, ठीक है। तो यहाँ पर और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें चार्जशीट फाइल ही नहीं होती है इतने दिनों तक भी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब ये इतना दिन का टाइम होता है, तो पुलिस के पास भी यहाँ पे एक पावर होती है कि पुलिस क्या करता है, पुलिस भी कोर्ट से परमिशन ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका हमें टाइम दिया जाए, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस हैं, कुछ रीजनेबल रीजंस बताते हैं जिसके बिहाफ पे कोर्ट उन्हें जो है वो चार्जशीट इतने टाइम तक फाइल ना करने के बावजूद जो है वो अक्यूज्ड पर्सन को बेल ग्रांट नहीं करता, और यहाँ पे पुलिस के पास चार्जशीट सबमिट करने का और टाइम मिलता है। इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो NDPS के मैटर्स होते हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट होता है, तो उसमें ये जो टाइम पीरियड होता है ना 60 और 90 डेज़ का, ये आप टाइम पीरियड देखोगे, ये टाइम पीरियड अलग होता है, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपका होता है 180 डेज़ का, ठीक है। यहाँ पे जो पुलिस है उसके पास ज़्यादा टाइम होता है। तो ऐसे केसेस में जब इन्वेस्टिगेशन
पूरे पीरियड तक, जितना ड्यूरेशन है, जितना गिवन पीरियड है, उस पीरियड तक कंप्लीट नहीं होती तो अक्यूज्ड पर्सन के पास जो राइट राइज होता है वो डिफ़ॉल्ट बेल का राइट होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट बेल होती है। तो इसके बाद अब हम इस चैप्टर में जो देखने वाले हैं इस वीडियो में, यहाँ पर हम देखेंगे एंटिसिपेटरी बेल। तो अब एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिससे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हालांकि हम इस वीडियो के एंड में उसको डिस्कस करेंगे अभी कुछ स्लाइड्स में। अगर आपको पता है तो आप अभी भी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल को आप देखेंगे प्री ट्रायल बेल भी बोलते हैं, सॉरी प्री अरेस्ट बेल भी बोलते हैं। यानी कि इसमें अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई ऑफेंस ऐसा किया है, अगर मैंने ऑफेंस नहीं भी किया, मान लो मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल हो गई और मुझे पता है इन चार्जेस में एफआईआर फाइल हुई है, इन सेक्शंस में फाइल हुई है मेरे अगेंस्ट एफआईआर। अब मुझे लग रहा है कि पुलिस मुझे अरेस्ट ज़रूर करेगी, अभी नहीं तो कल करेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे, अब मुझे एक एप्रीहेंशन है कि भाई मुझे अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसे केसेस में मैं क्या करूँगी, कोर्ट के सामने क्या बोलूँगी कि मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दो क्योंकि मैं अरेस्ट हो सकती हूँ, ठीक है। तो ये एंटिसिपेटरी बेल है जहाँ पे एक पर्सन जो है जो एप्रीहेंड होता है अपने अरेस्ट के लिए नॉन बेलेबल केसेस में। देखो अगर बेलेबल केस है ना, यहाँ पे एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, अगर बेलेबल ऑफेंस है, कोई ऑफेंस ही बेलेबल है तो वहाँ पे तो कोर्ट ग्रांट कर देगा बेल। लेकिन जब नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब तो फिर पता नहीं आप कितने लंबे टाइम के लिए जेल में चले जाओगे। ही कैन अप्लाई फॉर बेल बिफोर बीइंग अरेस्टेड। तो यहाँ पर इंडिया में जो है पहले, अब हम देखेंगे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में भी। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट बाद में आया है। तो ये 438 सेक्शन CRPC और 482 सेक्शन BNSS जो न्यू हमारे क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें जो CRPC BNSS जो है, यहाँ पे CRPC का पार्ट है, CRPC का ये मतलब वो सी यहाँ पे, तो CRPC का BNSS में जो सेक्शन है वो 482 है। और ये एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने की पावर हमारे पास सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को है, ठीक है। अगर कोई भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कोर्ट इस तरह से कर रही है, कोई जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट या उसके पास ये पावर नहीं है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने की, सिर्फ सेशन और हाई कोर्ट के पास है। अब यहाँ पे सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जब भी बेल ग्रांट करेंगी एंटिसिपेटरी, कुछ ग्राउंड्स देखने ज़रूरी हैं। और ये ग्राउंड्स हमारे इन दोनों ये दोनों जो ग्राउंड्स हैं हमारे CRPC के सेक्शन 438 में मेंशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डिस्क्रेशनरी पावर है। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पे जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देने की पावर है तो कोर्ट के पास है, डिस्क्रेशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं है, ग्रांट करेगा। सबसे पहले कोर्ट क्या देखेगा, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। जो ऑफेंस है उसका नेचर क्या है। मान लो यहाँ पर अगर किसी ने मर्डर किया है, सिंपली गोली मार दी। दूसरे केस में किसी ने मर्डर किया है बहुत बुरी तरह से, बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन तरह से, उसके बॉडी पार्ट्स को मतलब ऐसे जैसे बोलते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जो वो चीज़ है। तो ऐसे केसेस में देखा जाएगा कि नेचर क्या है, ऑफेंस जिस तरह से किया है और उसकी ग्रेविटी क्या है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट ऑफ द अक्यूज्ड। ये मैंने इसके पॉइंट्स मेंशन किए हैं सेक्शन 438 के, जिसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं। एंटीसीडेंट मतलब कि यहाँ पे जो अक्यूज्ड पर्सन है उसकी प्री हिस्ट्री, जो ऑफेंसेस, जो उसके क्राइम उसने किए हैं, पहले कोई कन्विक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई कन्विक्शन पहले हुआ है तो उसको देखा जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई कन्विक्शन नहीं है तो उसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट भी की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर और भी कुछ ग्राउंड्स हैं कि जैसे कि द पॉसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू फ्ली फ्रॉम जस्टिस, तो अगर ये भी है। इसके बाद वेन वेयर द एक्विजिशन हैज़ बीन मेड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंज्यूरिंग और ह्यूमिलेटिंग द एप्लीकेंट बाय हैविंग हिम सो अरेस्ट, ईदर रिजेक्ट द एप्लीकेशन forthwith और इशू एन इंटरिम ऑर्डर फॉर ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। देखो यहाँ पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि अक्यूज्ड जो है, अक्यूज्ड को हम अगर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करते हैं तो अक्यूज्ड क्या कर सकता है कि जो एविडेंसेस हैं उनको मिटाने की कोशिश कर सकता है, कंट्री से बाहर जा सकता है, या तो सामने वाली पार्टी को डरा धमका सकता है, और या तो कोर्ट की जो आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी
जिनमें ऐसे ज़रूरत होगी कि अक्यूज्ड अपीयर हो। ऐसे केसेस में अगर वो अपीयर नहीं होता है तो ये सारे फैक्टर्स को भी कंसिडर करेगा कोर्ट बिफोर ग्रांटिंग एंटिसिपेटरी बेल टू दैट पर्सन। अब इसके साथ यहाँ पे कोर्ट कुछ कंडीशंस भी इम्पोज करता है। ये तो कुछ ग्राउंड्स से जिन्हें कोर्ट कंसिडर करेगा एंटिसिपेटरी बेल देने से पहले, लेकिन एंटिसिपेटरी बेल देते हुए उसके बाद के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि कोर्ट यहाँ पे क्या कर सकता है, उसको पासपोर्ट जो है अक्यूज्ड पर्सन का वो सरेंडर कर सकता है, उसको कंट्री से बाहर जाने के लिए रोक सकता है, उसको यहाँ जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसको बेल दी जा रही है उस पर्सन को ये बोल सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे वीक में 2 दिन या 3 दिन जो है पुलिस स्टेशन में विजिट करना होगा, अपने अपीयरेंस मार्क करानी होगी। तो जैसे कि इसके रिगार्डिंग अभी मनीष सिसोदिया की जो बेल ग्रांट हुई थी, तो अगर आपने उसकी बेल की जो पूरी जजमेंट आपने पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो लगाई गई थी। तो मनीष सिसोदिया की जो बेल की जो पूरी जजमेंट थी उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि उन्हें वीक में 2 टाइम्स आईओ के पास जाके आईओ के सामने अपीयर होना पड़ेगा और सॉरी रिपोर्ट करनी होगी, और उसके बाद उनका जो है पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था। तो ये कंडीशंस उनके केस में भी लगाई गई थी। इसके अलावा अब थोड़ी सी इसकी इंटरप्रिटेशंस देखते हैं कि एंटीसिपेटरी जो बेल है ये सबसे पहले कब यहाँ पे आई है। तो एंटीसिपेटरी बेल जो है हमारी 14th लॉ कमीशन की जो 41st लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है इन्होंने इसको रिकमेंड किया था। उससे पहले जो हमारा 1898 का जो सीआरपीसी था, इस सीआरपीसी में एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट नहीं था। एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 41st लॉ कमीशन की रिपोर्ट में आया, और ये 41st लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें भी एक पैरा डाला गया था। तो इसको फिर इंसर्ट किया गया, बाद के प्रोविजंस में लेकर आए इसको, और फिर सीआरपीसी 19 जो हमारा भी 1973 वाला और जो हमारा बीएनएसएस है इसमें हमने इसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया। और उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एंटीसिपेटरी बिल को 41st लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है जो उसके बाद इसको रिपोर्ट को सबमिट किया गया 48th कमीशन की रिपोर्ट भी आप इसके साथ ज़रूर देखना। जो 48th कमीशन की रिपोर्ट है उसमें भी इसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया। उसके बाद काफ़ी सारी और भी यहाँ पे जजमेंट्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे गुरबख्श सिंह सिब्बिया का केस है, जिसमें एक जो हरियाणा पंजाब के एमएलए होते हैं उनके खिलाफ जो चार्जेस लगे होते हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, तो उन क्रिमिनल चार्जेस के अगेंस्ट वो क्या करते हैं, कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं। जब सेशन कोर्ट उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है तो वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट में अपील करते हैं। तो ये इस केस का जो है ब्रीफ फैक्ट है इस केस के छोटे से। इसके बाद जब कोर्ट इस केस को सुन रहे थे तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया कि कुछ गाइडलाइंस इसमें दी। ये केस बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है इसकी गाइडलाइंस के लिए। तो कोर्ट ने ये कहा सबसे पहले तो एंटीसिपेटरी बेल देना एक इंडिविजुअल का राइट है, और इसे जो है वो हमें लिमिट नहीं करना चाहिए। और इससे जो है यहाँ पे जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं तो आप कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसको जो है डिनाई नहीं कर सकते। आप कंडीशन के साथ जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस केस में ये भी बोला कि जब आप एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करें सबसे पहले आप एक केस देखें कि केस क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, और उसके साथ जैसे अभी हमने पहले गाइडेंस देखी थी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें हम इम्पोज कर सकते हैं। तो अक्यूज्ड यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसके साथ यहाँ पे कुछ और गाइडलाइंस जैसे कि यहाँ पे ये देखा गया कि एंटीसिपेटरी जो बेल है इसको इंडिविजुअल की जो है वो लिबर्टी को सिक्योर करना है। तो यहाँ पे जो है एक पर्सन जो है, ठीक है, जब तक उसके खिलाफ ऑफेंस जो है प्रूफ नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑफेंस प्रूफ नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पे उसके पास एक राइट है। तो जैसे हम ये मानते हैं कि जब तक उसका ऑफेंस प्रूफ नहीं हो रहा तब तक वो इनोसेंट है, तो यहाँ पे उसकी इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करते हुए हमारा आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है
तो वो यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 21 आर्टिकल जो है वो उसको देखते हुए यहाँ पे उस पर्सन को जो है वो एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करनी चाहिए। तो इसके साथ यहाँ पे कुछ और जो यहाँ पे कंडीशंस हैं, ये वही कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो पर्सन अरेस्ट होना चाहिए, उसको कोर्ट यहाँ पे बेल बॉन्ड जो है वो भी इम्पोज कर सकता है। तो जैसे मैंने मनीष सिसोदिया का अभी रिसेंटली यहाँ पे हुआ था, उनको जो है बेल मिली थी, इसलिए मैंने आपको उनका रेफरेंस दिया। तो उस जजमेंट में भी यहाँ पे बेल बॉन्ड किया था, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है यार, तो उनकी जो बेल बॉन्ड का अमाउंट था वो कोर्ट ने ज़्यादा कुछ था, कुछ लाख था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो कोर्ट ने वो बेल बॉन्ड के साथ में अमाउंट भी लगाया था। और उसके साथ यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कोर्ट ध्यान दे कि जब भी इंटेरोगेशन की ज़रूरत हो तो यहाँ पर वो पर्सन आए। तो ये सारी चीज़ों के साथ हमने इसको देखा कि इस पूरे केस में ये एंटिसिपेटरी बेल आपको ग्रांट की जाएगी, क्या क्या कंडीशंस होगी। अब अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद जो अक्यूज्ड पर्सन है, यहाँ पर उस अक्यूज्ड पर्सन को अगर हम बेल देते हैं तो वो उस बेल का जो उसकी लिबर्टी होगी, जो उसको हम बेल देंगे उसका मिसयूज़ करेगा। तो ऐसे केस में जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट की है वो कोर्ट खुद ही क्या कर सकता है, उसकी बेल को जो है वो कैंसिल कर सकता है और यहाँ पे उसके बाद उसे फिर से अरेस्ट किया जा सकता है। और एक चीज़ और कि एंटिसिपेटरी बेल कब से कब तक आप कोर्ट दे सकता है, कितने टाइम पीरियड की होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया, जो यहाँ पे प्रोविज़न रिटन है उनमें कोई भी इस तरीके का टाइम पीरियड मेंशन नहीं है। बट जब तक एटलीस्ट यहाँ पे ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि जजमेंट के बाद भी हम एंटिसिपेटरी बेल को जो है मान रहे हैं कि भाई मुझे तो एंटिसिपेटरी बेल मिल गई थी, अब जजमेंट में जो भी फैसला आए मैं तो एंटिसिपेटरी बेल को मानूंगा, ऐसा नहीं है। ये ट्रायल पूरा होने तक या कोर्ट जो है हर केस में डिफरेंट केसेस में ये वेरी करता है, ठीक है। तो अब एंटिसिपेटरी बेल जो है वो कैंसिल होगी सेक्शन 437 के सबसेक्शन 5, सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी। ये सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं जिसमें बेल कैंसिल होगी और ये पावर एंटिसिपेटरी बेल की पावर उसी सेम कोर्ट को है। एप्रोप्रिएट यहाँ पे वर्ड मेंशन है, तो एप्रोप्रिएट वो कंसिडरेशन है और एक एप्रोप्रिएट यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है, या सॉरी एप्रोप्रिएट यहाँ पे कोर्ट, जैसे कि मान लीजिए सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट ने किसी अक्यूज्ड को यहाँ पे क्या की, एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की। एंटिसिपेटरी बेल जब सेशन कोर्ट ने ग्रांट की और सेशन कोर्ट को लग रहा है कि अक्यूज्ड जो पर्सन है वो बार बार इंडिया से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है या बार बार जो है वो विटनेसेस को थ्रेटेन कर रहा है, एविडेंसेस को टैंपर करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे केसेस में सेशन कोर्ट क्या करती है, उसकी जो बेल है उसको कैंसिल कर देती है और फिर यहाँ पे वापस से अक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन ये रहा, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि ये रहा, यू आर हियरिंग एन अपील एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी। आप एक एंटिसिपेटरी जो है वो एप्लीकेशन देख रहे हो, ठीक है, आप उसको देख रहे हो या सुन रहे हो, तो उसमें क्या है कि द अक्यूज्ड हैज फाइल एन एप्लीकेशन, अक्यूज ने एक एप्लीकेशन फाइल की है बट द पुलिस हैव ऑब्जेक्टेड, ठीक है। तो जब भी कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन सुनेगा तो वो पुलिस के जो है उसको वो भी देखता है कि पुलिस को भी यहाँ पे देना होता है रीज़न कि एंटिसिपेटरी बेल क्यों ग्रांट नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो एक्यूज्ड है, एक्यूज ने बोला मुझे एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, ठीक है, वो अपने रीजंस बताएगा क्यों। यहाँ पे पुलिस होते हैं, ठीक है, तो पुलिस की ये जो दूसरी साइड है ये एक्यूज साइड है, ये यहाँ पे प्रोसिक्यूशन साइड है। तो प्रोसिक्यूशन साइड भी ये रीजंस बताता है कि क्यों हमें इसे जो है एंटिसिपेटरी बेल नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रीजंस के साथ चलते हैं, इसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अभी भी है, एंटिसिपेटरी बेल जो एंटिसिपेटरी बेल है जब तक आप अरेस्ट नहीं हो रहे, मान लीजिए आप जो है कोर्ट में जाके खड़े हो गए तो कोर्ट आपको ऑन द स्पॉट भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे ही आप अरेस्ट हुए
वैसे ही आपके एंटिसिपेटरी बेल का राइट खत्म। अरेस्ट होते ही यू हैव टू अप्लाई फॉर रेगुलर बेल। आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करो, इंटरिम बेल के लिए अप्लाई करो, ठीक है, एंटिसिपेटरी बेल का ख़त्म हो जाएगा। तो कोर्ट ने क्या किया, बट पुलिस हैव ऑब्जेक्टेड। अब उसके बाद विल यू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल, ठीक है। इसके एक बार हम ऑप्शंस देखते हैं। येस इफ द अक्यूज्ड हैज़ गुड एंटीसीडेंट, नो इफ द पुलिस हैज़ ऑब्जेक्टेड, इफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज एन इनिशियल स्टेज, इफ नो क्राइम इज सीरियस, ठीक है, नो इफ द क्राइम इज सीरियस। देखो अभी हमने जो सेक्शन 438 पढ़ा था CRPC का, उसमें ये लिखा था कि अक्यूज्ड को किस बिहाफ पे हम एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं। अगर अक्यूज्ड का जो उसका एंटीसीडेंट देखेंगे, उसका प्रीवियस कैरेक्टर देखेंगे, ठीक है, लीगल कैरेक्टर देखेंगे, अगर वो अच्छा है तो आप उसे ग्रांट कर दोगे। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।